गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने देखा था कि एक पानी का पाइप था, एक एंड से एक किनारे से पानी जा रहा है, दूसरे किनारे से निकल रहा है। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग पाइप का जो वॉल्यूम है, हम बोल सकते हैं एक तरह से उसका जो मोटाई है, उसको अगर कम करते हैं, उसके एरिया को कम करते हैं, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। पानी अगर किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, अगर आप उसके आगे वाले इस एज को, किनारे को दबा दीजिएगा, तब क्या होगा, आप देखिएगा पानी का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन अगर किसी बहुत मोटे पाइप से पानी गिर रहा है, तो आप गौर कीजिएगा वहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ही कम होगा। तो कल जो रिजल्ट आया था, ये हमारा रिजल्ट था कल, ए भी बराबर कांस्टेंट। ये ए भी बराबर कांस्टेंट आया कैसे? इसके पहले के स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल 1/v, जहां पर ए से है वेयर ए डिनोट करता है एरिया को और वी डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। अब इस इन्वर्सली रिलेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हम पाइप का एरिया को बढ़ाएंगे, मोटा करेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम एरिया को कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, ये ए प्रोपोर्शनल 1/v है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर कांस्टेंट बटा में भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए भी बराबर कांस्टेंट। यही था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके पहले हम ये भी लिखे थे, हमारा आ रहा था a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा था। तो ये देखिए, पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम वेलोसिटी ले गया, ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी, इस तरह से चलते जाएगा। तो इसी को कॉमन रूप में हम लोगों ने लिखा था ए भी बराबर कांस्टेंट। ये हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग को देखना है बर्नौलीज थ्योरम। इसका डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, बस इसका आपको रिजल्ट याद रखना है कि ये थ्योरम क्या बोलता है, क्या इसका मीनिंग है। तो बर्नौली जो साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार वो क्या बोले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी, आप पहले पढ़ चुके हैं। एनर्जी का हम लोग डिस्कस किए थे वर्क, एनर्जी एंड पावर में, WEP चैप्टर जो था। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। वर्क और एनर्जी में रिलेशन भी बताए थे कि दोनों सेम होता है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम है, और हम लोग जो वर्क करते हैं वही हमारे अंदर जमा हो जाता है एनर्जी के रूप में। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एनर्जी का टाइप्स। तो एनर्जी का बेसिकली दो टाइप होता है, मेन रूप से, मुख्य रूप से। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप क्यों हुआ ये भी हम डिस्कस किए थे कि कोई भी जो बॉडी होता है फिजिक्स में, उसका केवल दो पोजीशन हो सकता है, या तो वो रेस्ट में रुका हुआ रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा। दो टाइप। और अगर रेस्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग होगा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मोशन में है तो उसके अकॉर्डिंग होगा काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप का एनर्जी है। यहाँ पर एक और आ गया प्रेशर एनर्जी। प्रेशर क्यों आया? क्योंकि अभी अब थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम पाइप के बारे में आपको बता रहे थे कि पाइप जो है उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं, थोड़ा दबा देते हैं तो पानी थोड़ा तेजी से भागता है। तो आप फोर्स लगाएं और पाइप का कुछ एरिया है, तो फोर्स बटा एरिया बना रेशियो। और आप पढ़े हैं कि फोर्स बटा एरिया जो होता है वो बनता है प्रेशर। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को भी इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तीन एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास, मतलब बटा में मास होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन
ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बच्चों स्थिर, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसे भी आप पढ़े हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका हिंदी मीनिंग होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम या सिद्धांत, जो बोलिए। और इसके अनुसार आप जानते हैं कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं लाइट आ रहा है मेरे ऊपर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है लाइट एनर्जी में। ट्यूब में तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो ट्यूब हमको क्या बना के दे रहा है, लाइट एनर्जी बना के दे रहा है। तो एक एनर्जी का ट्रांसफर दूसरे एनर्जी में हो रहा है। तो यही बात है बच्चों, एनर्जी को हम कभी बना नहीं सकते नया, और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही हमारा अभी तक चलता आया है। अब देखिए जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। तो ये कांस्टेंट किसके लिए होगा, फॉर एन आइडियल आदर्श फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक अच्छे फ्लूइड के लिए जो कि स्ट्रीमलाइन मोशन को फॉलो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करता है। अब आता है स्ट्रीमलाइन, ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। दो तरह का फ्लो बताए थे आपको, एक स्ट्रीमलाइन और एक टर्ब्यूलेंट। जब पानी बिल्कुल साधारण रूप से सिंपल अपने प्लेन एक जैसे वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, तब वो हो जाएगा स्ट्रीमलाइन। लेकिन पानी का फ्लो अगर जिग जैग हो रहा है, इधर उधर बह रहा है पानी, पाइप में कहीं कहीं छेद है, तो पानी कुछ उधर गिर रहा है कुछ उधर भाग रहा है, तब उस तरह के मोशन जिसमें अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो या टर्बुलेंट मोशन। यहाँ पर बर्नौली थ्योरम याद रखिएगा किसके लिए लागू होता है, स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट के लिए ये लागू नहीं होता। तो ये तो हो गया इतना स्टेटमेंट। अब इसका फॉर्मूला, पहले बोला गया प्रेशर एनर्जी, तो P लिख दिए। फिर आया काइनेटिक एनर्जी, तो V स्क्वायर आ गया, हाफ mv स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो जाएगा। अब बोलिएगा m कहाँ चला गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो गया कहाँ। आगे पढ़िए, यहाँ पर लिखता है पर यूनिट मास, मतलब बटा में सब में नीचे m होगा। तो जब m होगा तो ये किस तरह से होगा, पहले जैसे हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ m होगा पर यूनिट मास, तो यही वाला m से m कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, हाफ v स्क्वायर। देखिए फिर हम पोटेंशियल लिखते हैं mgh, बटा क्या हो जाएगा m से m कट गया, बच गया gh, वही लिखे हैं यहाँ पर। यही हमको प्रूफ करना है। P प्रेशर हो गया, रो डेंसिटी हो गया। कंसीडर करते हैं एक आइडियल फ्लूइड, एक अच्छा फ्लूइड को कंसीडर किया गया, क्या ये वाला, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो। डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम, होगा। इसको अगर हम तो वर्ड्स में लिखे हैं, सिंबल में लिखना हो तो डेंसिटी का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे। मास का तो आप जानते हैं m होता है, वॉल्यूम का भी होता है। ये बन गया सिंबल, और ये सिंबल का नाम है रो, RO, रो बोलते हैं। जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, बहुत सारा चीज़ है, सब सिंबल है। उसी तरह से ये भी सिंबल, इसका नाम क्या है, रो। और इससे हम लोग यहाँ क्या डिनोट किए हैं, डेंसिटी। तो हम लोग कंसीडर किए एक लिक्विड को जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो कर रहा है एक पाइप के माध्यम से। वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग टाइप का एरिया है, जैसा फिगर में दिखाया गया। देखिए यहाँ पाइप का मोटाई थोड़ा ज़्यादा है,
यहाँ पर पाइप का मोटाई थोड़ा कम है, तो यहाँ एरिया अलग होगा, यहाँ पर एरिया अलग होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो लिक्विड का निकलेगा बाहर वो अलग होगा, और इधर से जो गिरेगा पानी वो अलग होगा। स्वाभाविक सा बात है। अगर यहाँ पर पतला कम एरिया है, पानी तेज़ी से जाएगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी उसका कम होगा। ठीक है। यहाँ का प्रेशर को P1 माना गया, एरिया को A1, वेलोसिटी को V1। यहाँ के प्रेशर को P2, एरिया को A2, वेलोसिटी को V2। H से हाइट है, यहाँ पर पाइप का हाइट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर पाइप का हाइट थोड़ा कम है। अब आप गौर कीजिएगा, अगर आप किसी पाइप को बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल पकड़ते हैं और इसमें अगर पानी है, तो बताइए क्या पानी बहेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? फ्लो होगा पानी इस तरह से पाइप को रखने पर? नहीं गिरेगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में बैलेंस कंडीशन में है। हमको पानी को गिराने के लिए थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊंचा नीचा, तब ना पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा। अगर आप बराबर रखिएगा तो कहाँ से फ्लो करेगा? नहीं करेगा, पानी रुका हुआ रहेगा, लगभग स्टीम स्टेडी पोजीशन में रहेगा। हल्का टेढ़ा कर दिए, सारा पानी नीचे गिर गया। आप देखते हैं हमारे घर की जो छत बनाई जाती है, खासकर कॉर्केट वाली, तो उसको थोड़ा सा स्लाइडिंग बनाते हैं ऐसे हम लोग। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो उसके ऊपर पानी गिरे वो सीधे गिर के नीचे ज़मीन पर आ जाए, छत पर ना टिका रहे। वर्क डन पर सेकेंड ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए, P1 A1 V1। Similarly, work done per second by fluid at point B, P2 A2 V2। ठीक है, एक ए पॉइंट का और एक बी पॉइंट का। नेट वर्क डन पर सेकेंड कैसे निकाल दिए? इससे इसको हम लोग माइनस कर दिए। देखिए P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब यहाँ से P1 M बटा रो कैसे आ गया? यहाँ तो रो नहीं था ना। यहाँ पर देखिए P2 A2 V2, तो P2 M बटा रो आ गया। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एरिया इंटू वॉल्यूम बनता है डेंसिटी, मास बाई, यहाँ पर लिखते हैं इसको, डेंसिटी वाला बताए थे अभी। देखिए फिर समझिए कैसे आया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, ये तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग जान गए। अब हम अभी लिखे थे रो का फॉर्मूला, रो बराबर मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम उसको इधर ले जाएं वॉल्यूम बराबर, तो हो जाएगा M बटा रो होगा। तो वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम बराबर M बटा रो। दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो सकता है? जब दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को बराबर कर दो, M बटा रो बराबर L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी हैव वर्क डन बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम, वही वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर का ये आया फार्मूला। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जितना वर्क डन होगा वो जितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा उनके सम के बराबर होगा। अभी हम बताए थे आपको कि वर्क और एनर्जी को क्या माना गया है? इक्वल, दोनों बराबर होता है। वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी की जगह हम वर्क लिख सकते हैं। लिख दिए, इधर एक तरफ वर्क डन किए, इधर हम इंक्रीज कर दिए, जितना एनर्जी काइनेटिक इंक्रीज किया और जितना पोटेंशियल इंक्रीज किया, वैल्यू बैठा दिए। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ निकाले थे पहले,
ये वाला निकाले थे, देखिए वर्क डन का कहाँ गया। ये निकाले थे हम लोग वर्क डन, नेट वर्क डन P1m बटा रो P2m बटा रो, तो वही बात यहाँ लिखा गया, P1m बटा रो माइनस P2m बटा रो। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी V1 स्क्वायर। ये V2 फाइनल का वेलोसिटी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकला, ये V1 इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकला। यहाँ देखिए हाइट mgh2 माइनस mgh1, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब फिगर में देखिए कौन ज़्यादा बड़ा है, हाइट ये वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले में, यहाँ की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, कम है, देख रहे हैं। तब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम। अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप जानते हैं कैसे निकलता है, हमेशा उसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे डिफरेंस निकलेगा। देखिए माइनस यहाँ भी किए, माइनस यहाँ भी किए। अब हम क्या किए, 1 1 वाले टर्म को एक तरफ कर दिए और 2 2 वाले टर्म को एक तरफ कर दिए। P1m हाफ एम V1 स्क्वायर mgh1, सारा 1 वाला टर्म आ गया। इधर देखिए P2 V2 H2, सारा 2 वाला टर्म आया। 1 कहने का मतलब है A पोजीशन जो नीचे है, और 2 कहने का मतलब B पोजीशन जो ऊपर है। हमने पाइप का 2 किनारा लिया है ना, एक A पार्ट और एक B पार्ट। अब कुछ ऐसा टर्म है जो सब जगह कॉमन है, ज़रा ध्यान से देखकर बताइए और कमेंट कीजिए कौन सा टर्म कॉमन है जो सब जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं M सब जगह कॉमन है, तो M कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, 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 ये बच गया। अब ये देखिए 1 के लिए आया, 2 के लिए आया, इसी तरह से 3 के लिए आएगा, लगातार चलेगा। इसका मतलब जो इतना दूर का टर्म है ये हमेशा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और यही बोलता है बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल। हाँ ठीक है, ऋषिका का आंसर सही है, M था। तो यहीं तक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था। ये विस्कोसिटी हम लोग का कंप्लीट हो गया, यूनिट 7 आज कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पहले हम लोग हीट फिनिश करेंगे, फिर थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। ठीक, तो आज का यहीं पर वीडियो एंड करेंगे। कल मिलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यूनिट नंबर 8 के साथ। तब तक आप रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू।